हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ इस क्लास के अंदर BA 4th सेमेस्टर के जो राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास, यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसकी हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास बीकानेर संभाग के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी रहने वाली है। ध्यान रखें, इस क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट व उपयोगी रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि भारत शासन अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन एवं इसके राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों और सीमित राजनीतिक भागीदारी देने वाला पहला गंभीर प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को कम करना था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधायी परिषदों का विस्तार करना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई जिससे भारतीय प्रतिनिधित्व की वृद्धि हुई थी। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, यानी केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20-60 कर दी गई और हालांकि इसमें से अधिकांश सदस्य नामित होते थे जिससे वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास बनी रहती थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो मार्ले मिंटो सुधार था वही क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909 माना जाता है। और इसका सबसे अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें, यानी प्रशासन में अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी तीव्रता को कम करना था। क्या था, प्रशासन के अंदर जो क्रांतिकारी है या कोई भी राजनीतिक जो भागीदारी देने वाले व्यक्ति थे उनको कम करने का प्रयास करना इस अधिनियम का माना जाता है। इसके अंदर बहुत से भारतीय प्रतिनिधित्व करने आए, लेकिन क्या कर दिया गया, कुछ संख्या घटाकर क्या कर दी, बढ़ाकर कर दी गई। ठीक है। फिर इस अधिनियम की दूसरी प्रमुख विशेषता थी कि अलग निर्वाचन प्रणाली, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या थी, अलग निर्वाचन प्रणाली। इसकी शुरुआत हुई थी जिसके तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ये व्यवस्था भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखने वाली सिद्ध हुई थी। सबको भी पता है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्म के नाम पर जब लड़ाई झगड़े दंगे करवाए जाते हैं वही होती है विद्यार्थियों सांप्रदायिकता। यानी जब अलग मांग करने लगे कि हमें भी अलग निर्वाचन प्रणाली चाहिए या अलग एक समुदाय के द्वारा कुछ विशेष मांगे मानी जाने लगी तो उन्होंने क्या कर लिया, सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई और आगे चलकर ये विभाजन की रणनीति का राजनीति का आधार मानी गई थी विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया जो एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। फिर भी भारतीयों की भूमिका सलाहकार तक सीमित थी और उन्हें वास्तविक निर्णय करने का अधिकार नहीं माना जाता। यानी जो भारतीय पहली बार कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था। और उसके अंदर 1909 के अंदर सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होकर कार्य किया था विद्यार्थियों। फिर अगर बात करें राजनीतिक प्रभावों की दृष्टि से तो यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा था। यानी जो ये अधिनियम था 1909 का, वो अधिनियम पूरी तरह भारतीयों को क्या किया था, संतुष्ट करने वाला असफल रहा था। कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त सुधार माना जबकि मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन के कारण इसे समर्थन प्रदान किया था। ये एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, चाहे आप दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन करें पेपर में या आप कोई भी लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करे, आपको उन बातों का ध्यान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कौन सा पॉइंट कहां पर लिखना है, तभी आपका एक प्रश्न अच्छे से कवर होगा। ठीक है विद्यार्थियों। साथ में अगर बात करें, इस प्रकार इस अधिनियम की भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत रूप देने का कारण बना। निष्कर्षतः 1909 का अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के विकास की दिशा में प्रारंभिक कदम तो था ही, परंतु इसकी सीमाएं अधिक थी और इसने भविष्य में विभाजनकारी राजनीति को और भी ज्यादा
बढ़ावा दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैध शासन की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और जिसको भी नोट्स लेने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लेने, आपको राजनीति के लेने, इतिहास, जियोग्राफी या इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, कोई भी सब्जेक्ट के आपको लेने, तो पीडीएफ का नाम मात्र शुल्क रखा गया है, वो आपको मैसेज करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, यानी जिस विद्यार्थी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया है वो बहुत बढ़िया बात है। बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप सीधे लिंक दे रखी है व्हाट्सएप चैनल की, या कमेंट पिन किया हुआ है, वहां से आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा रखा है, वहां से सीधे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि गेस्ट पेपर, एग्जाम की अपडेट्स या कोई भी आपको रिजल्ट की अपडेट्स है या क्लासेस की अपडेट्स है, नोट्स की पीडीएफ है, वहां से आपको सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी विद्यार्थियों। दूसरे क्वेश्चन अगर बात करें कि भारत शासन 1919 के अधिनियम की, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जबकि भारतीय प्रशासन में आंशिक स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस अधिनियम के सबसे प्रमुख विशेषता द्वैध शासन की व्यवस्था थी, जिसे प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक तो अपने हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। यानी जो ये अधिनियम है 1919 का, इसके अंदर क्या हुआ, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। फिर हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि शामिल थे, जिनका नियंत्रण भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। इन मंत्रियों को प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और जिससे उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। दूसरी ओर आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे, जो गवर्नर और उनके अधिकारियों के नियंत्रण में बने रहते थे। फिर विद्यार्थियों, द्वैध शासन की यह प्रणाली व्यवहारिक रूप से सफल नहीं रही थी। इसका प्रमुख मुख्य कारण यह था कि महत्वपूर्ण शक्तियां ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी, केंद्र थी, जबकि भारतीय मंत्रियों को सीमित और कम महत्वपूर्ण विषय दिए गए थे। इसके अलावा गवर्नर को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है, जिससे वे भारतीय मंत्रियों के निर्णयों को निरस्त कर सकता था। फिर आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। क्या किया गया था, आपके लिए पता होना चाहिए कि मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन ये कुल जनसंख्या के लगभग 10% तक सीमित रहा था। फिर जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित हो रही, और राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो इस अधिनियम ने भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव तो दिया, परंतु स्वशासन की वास्तविक भावना विकसित नहीं हो सकी थी। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी आलोचना की और उसे अधूरा सुधार बताया था। निष्कर्षतः द्वैध शासन भारतीय प्रशासन में प्रयोगात्मक व्यवस्था थी, जिसने भविष्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग को और भी अधिक मजबूत बना दिया था। फिर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं एवं भारतीय संविधान पर इसके प्रभाव का विश्लेषण वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, जिसने भारतीय प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया, और इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां मानी जाती है, जो इसे उस समय का सबसे लंबा अधिनियम बनाती है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता संघीय व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव माना जाता है, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। हालांकि ये संघीय व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, और क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और मंत्री परिषद को पूर्णतः उत्तरदायी दिया गया था। इससे भारतीय नेताओं को प्रशासनिक कार्यों में अधिक अधिकार प्राप्त हुए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जो इस अधिनियम की सफलता का संकेत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1935 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसके अंदर शामिल माने जाते हैं। साथ में ये पॉइंट्स आपको एक एक ध्यान होने चाहिए। छोटे वाले क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू आते हैं या खालिस्तान वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो आपको संघीय न्यायालय की स्थापना अगर पूछ ले तो 1937, अगर आपको पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना कब होती है विद्यार्थियों 1935 के अंदर होती है। क्या होती है 1935 में। या अगर ये पूछ ले कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, यानी 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों। साथ साथ में
फिर भारतीय संविधान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान संविधान में संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान आदि कई तत्व इसी अधिनियम से प्रेरित माने जाते हैं। लगभग 60% प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत मान लिए गए थे। यानी आपको ये पॉइंट बहुत गहरा है और आपको याद होना चाहिए कि जो 60% प्रावधान है वो आपके 1935 के अधिनियम से लिए गए विद्यार्थियों। हालांकि इस अधिनियम की आलोचना भी हुई है क्योंकि इसमें गवर्नर एवं वाइसराय को व्यापक शक्तियां दी गई थी, जिसने लोकतंत्र सीमित रहा। निष्कर्षतः 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का आधार स्तंभ सिद्ध हुआ, जिसने स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, यानी अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन है उसके अपवादों का विश्लेषण कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी क्वेश्चन है। पहले आपको शुरुआत के अंदर लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरात्मक और साथ साथ में आपको एमसीक्यू और छोटे वाले क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करें तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रदान किए गए थे, किंतु ये पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके निलंबन तथा सीमाओं का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत इन अधिकारों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबन हो जाते हैं। यानी जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, जब राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकाल लगाता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात है या देश की स्वतंत्रता के संबंध में होता है या कोई भी अगर आपातकाल लगता है तो उसके समय क्या होता है, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये केवल शुद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही समय लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन को भी स्थगित कर सकते हैं। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 दो सीधी से संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबन नहीं किया जा सकता, जो नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुधार है। नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, नोट्स की लैंग्वेज और आपको भाषा कैसी लग रही है, याद करने में बहुत ज्यादा आसान है और आपको हर एक पॉइंट्स यहाँ से कवर करने को मिलने वाला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी पेपर के अंदर थोड़ी सी अगर देखें तो डिफरेंट आ सकती है, बाकी इसका उत्तर और बाकी जो नोट्स है आपके लिए पूरे परफेक्ट आपके परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाले। क्लास को पूरी देखा करें, यानी ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देख लिए या कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। क्लास को पूरा देखोगे, आप थ्योरी को अच्छे से समझोगे, ध्यान लगाकर सुनोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम से जस्ट आप अगर 2 से 3 बार भी इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको हर एक पॉइंट, एक भी पॉइंट दूसरा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा कवर होने वाला है विद्यार्थियों। मौलिक अधिकारों का अपवाद भी महत्वपूर्ण है और उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 19 में युक्ति संगत प्रतिबंध का प्रावधान है, जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं नैतिकता के आधार पर अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों, पुलिस आदि के लिए अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को व्यापक दमन हुआ, जिससे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एडीएम जबलपुर केस 1976 में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, जिसकी बाद में व्यापक आलोचना भी मानी जाती है। फिर अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो मौलिक अधिकारों का निलंबन एक आवश्यक संवैधानिक प्रावधान है, परंतु इसका प्रयोग संतुलित और सावधानी पूर्वक होना चाहिए। 44वें संशोधन के बाद इन अधिकारों की सुरक्षा अधिक मजबूत हुई है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थायित्व मिला है विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। तो बात करें अगर नीति निर्देशक तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और इसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखना है। फिर न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, यानी जो ये नीति निर्देशक तत्व विद्यार्थियों न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, फिर भी शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां सामने आई है। सबसे प्रमुख चुनौती संसाधनों की कमी है। भारत जैसे विकासशील देश में सभी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना कठिन होता है। उदाहरण स्वरूप समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के लिए विशाल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
दूसरी चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है, क्योंकि कई बार सरकारें अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नीतियों की अपेक्षा करती है। इसके अतिरिक्त डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव भी एक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है। जैसे भूमि सुधार कानूनों को लागू करते समय संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उससे इस पर उत्पन्न हुआ है। फिर भी डीपीएसपी के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उदाहरण स्वरूप 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया। मनरेगा 2005 के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी गई जो अनुच्छेद 41 के अनुरूप माना जाता है। इसी प्रकार पंचायत राज चुनाव 73वां 74वां संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत प्रदान की। निष्कर्षतः डीपीएसपी का पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये भारतीय राज्य की नीतियों का मूल आधार बना हुआ है। ये सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करता है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों में उत्पन्न तनावों एवं उसकी समाधान का विश्लेषण वर्णन कीजिए। तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर अभी आपके लिए सभी क्लासेज लगाई गई थी, बस फर्क क्या था उसके अंदर कुछ क्लासेज नहीं लगा पाए थे, चाहे वो अगर पब्लिक एडमिशन की बात करें, चाहे लोक प्रशासन है या समाज शास्त्र है, चाहे कुछ और क्लासेज है जो आपके लिए नहीं लगा सके, या साथ में आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी नहीं करवा पा रहे थे। इस बार हमने टारगेट ये लिया है कि पूरा सिलेबस आपको अच्छे से करवाया जाएगा और आपको महत्वपूर्ण मैराथन क्लासेस के माध्यम से ही करवाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपके लिए लेकर बैठे कि हम आपके एक सब्जेक्ट की 5 क्लासेस लगा दें जो आप विद्यार्थी नहीं देख सकते। तो आपके लिए जितना हो सकेगा 1 से 2 क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी चाहे पॉलिटिकल की क्लास की बात करें तो उसके अंदर भी अपने आप सभी विद्यार्थियों का इतना प्यार मिला था कि आपने 25 से 30 हज़ार विद्यार्थियों ने उस क्लास को देखा था। तो वही प्यार आपको उससे इस बार डबल करना, यानी अगर 25 हज़ार पिछले सेमेस्टर में देखा है तो इस बार आपको ये संख्या 50 हज़ार तक पार पहुंचानी है। अगर आप जैसे विद्यार्थियों का अगर प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो ये क्लास हर विद्यार्थी तक, चाहे वो किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी है, अगर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें कॉलेज के अंदर, चाहे वो कोई भी कॉलेज है, चाहे नोखा, बीकानेर या गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, कहीं भी जो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजेस आती है, उन सब के विद्यार्थी तक ये क्लासेस पहुंचने चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी बे का शिकार नहीं हो, किसी विद्यार्थी के अंक कम नहीं आए। क्योंकि अगर इस क्लास के द्वारा भी अगर उनको 50% भी हेल्प होती है, अगर हमारा दावा है और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस क्लास से आपको जितने ज़्यादा हेल्प होगी वो हम इस क्लास से करवाएंगे। बाकी अगर 50% भी क्लास से हेल्प होती है, बाकी अगर विद्यार्थी खुद मेहनत करता है तो आपको अच्छे अंक आने के पूरे चांस रहते हैं। क्लास को देखें, अच्छे से कंटिन्यू देखें, स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें और हर विद्यार्थी तक पहुंचाए। क्लास को लाइक करना मत भूलें। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों में उत्पन्न तनावों एवं उसके समाधान का विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विषयों का वितरण किया गया। फिर भी व्यवहार में केंद्र राज्य संबंधों की कई बार तनाव उत्पन्न होते हैं। इस तनाव का प्रमुख कारण शक्तियों का असमान वितरण है। केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों अनुच्छेद 356 के माध्यम से वह राज्यों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। कई बार राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से किया गया जिससे संघीय ढांचे पर प्रश्न उठे थे। विद्यार्थियों, फिर दूसरा कारण वित्तीय असंतुलन भी है। राज्यों की आय के स्रोत सीमित होते हैं जबकि उनकी जिम्मेदारियां अधिक होती है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कुछ कमी आई है जिससे केंद्र पर निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा कारण राजनीतिक मतभेद है, विशेष रूप से जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती है तो इससे नीतियों के क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न होती है। कहीं न कहीं क्या होती है? बाधाएं उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों, इस समस्या के समाधान के जरिए कई उपाय किए गए। वित्त आयोग राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद समाज का मंच प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय भी विवादों का समाधान करता है। हाल के वर्षों में अगर बात करें तो सहकारी संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा मिला है और दिया गया है। जैसे नीति आयोग के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया गया
जिसके निष्कर्ष है कि केंद्र राज्य संबंधों में तनाव संघीय व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन प्रभावी समाज, न्यायिक हस्तक्षेप और सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने इन्हें संतुलित प्रदान किया गया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, एक एक शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसे शासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों में मंत्रिपरिषद का गठन, संचालन और विघटन शामिल होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है और उनके विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही मंत्री पद पर बने रहते हैं, जिससे उसकी स्थिति अत्यंत सशक्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और नीतिगत निर्णयों का नेतृत्व करता है। संसद में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। कानून निर्माण, बजट पारित कराने और संसद के संचालन में उसकी भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री की शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रपति के साथ संबंध भी होता है। यद्यपि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, परंतु वह अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस कारण प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक कहा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं होती है। वह संसद, न्यायपालिका, विपक्ष, मीडिया और जनमत के प्रति उत्तरदायी होता है। गठबंधन सरकारों के दौर में जैसे 1990 के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति कुछ सीमित हो जाती है, क्योंकि उससे सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाना पड़ता है। फिर निष्कर्ष इसका यही रहता है कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है, परंतु वह शक्ति लोकतांत्रिक संस्थाओं को और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित रखती है। यानी अगर बात करें इसको थोड़े से रूप में, तो प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है? निरंकुश नहीं होती। यानी उसका अधिकार किस पर होता है? जनता पर अधिकार होता है। जनता खुद उसे चुनती है प्रधानमंत्री को, और जनता के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी अगर बात करें, कोई प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार से बनता है तो उसको उसका सहयोग के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अगर गठबंधन का दल का नेता वो बोल दे कि मुझे गठबंधन में नहीं रहना, तो फिर क्या करती है? सरकार गिर सकती है। इस स्थिति में उसको संतुलन बनाना जरूरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस का विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है लघुतरात्मक का आपके लिए। अगर बात करें कि भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया का वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कानून बनाए जाते हैं, वह प्रक्रिया लोकतांत्रिक शासन का आधार होती है। इसमें विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कानून व्यापक विचार विमर्श के बाद ही पारित हो। विधायी प्रक्रिया का पहला चरण विधेयक बिल का प्रस्तुतिकरण है, जिसने प्रथम वाचन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहा जाता है। विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। शॉर्टकटली क्वेश्चन ध्यान रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। इसके बाद द्वितीय वाचन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, जिसे समिति के पास भेजा जाता है। समिति चरण में विधेयक की गहन समीक्षा की जाती है, जहां विशेषज्ञों की राय ली जाती है और आवश्यक संशोधन सुझाए जाते हैं। ये चरण विधेयक को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद तृतीय वाचन में विधेयक पर अंतिम चर्चा होती है और इसे मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है, क्योंकि वह केवल सुझाव दे सकती है और 14 दिनों के भीतर उसे वापस लाना करना होता है। आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो हाल ही के वर्षों में संसद में पारित होने वाले विधेयकों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन चर्चा का समय कम हुआ है, जिससे विधायी गुणवत्ता पर प्रभु प्रश्न उठे। निष्कर्ष अगर बात करें तो भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया लोकतांत्रिक और पारदर्शी है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी गहन चर्चा और समीक्षा की जाती है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा एवं भारतीय लोकतंत्र में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन आपके छोटे वाले क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, अति लघुतरात्मक के रूप में, या साथ में आपको न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से
न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध जाने वाले कानूनों और कार्यकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसे संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रमुख साधन माना जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन वे अनुच्छेद 13 से 32 और 226 से निहित रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह शून्य माना जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व है कई त्रुटियों में दृष्टियों में। सबसे पहले वह संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। संसद और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर यह सुनिश्चित करता है कि वे संविधान के दायरे में ही कार्य करें। क्या करें? संविधान के दायरे में ही कार्य करें विद्यार्थियों। फिर दूसरे, इस नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यदि कोई कानून या सरकारी कार्रवाई तो अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। उदाहरण के रूप में केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तीसरे, ये लोकतंत्र में संतुलन एवं नियंत्रण बनाए रखता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करती है। हालांकि कभी कभी न्यायिक सक्रियता को लेकर आलोचना भी की होती है। न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रही है। निष्कर्ष अगर बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जो संविधान की रक्षा, अधिकारों की सुरक्षा और शासन में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं शक्तियों एवं विवादों का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल सभा का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 162 तक किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। राज्यपाल की भूमिका द्वैध प्रकृति की होती है, यानी जो राज्यपाल होता है विद्यार्थियों वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की भूमिका द्वैध प्रकृति की होती है। एक और वह राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है तो दूसरी ओर वह केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यतः कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय एवं विवेकाधीन शक्तियों में विभाजित किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। विधायी शक्तियों में वह राज्य विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा आवश्यक होने पर भंग भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है या उन्हें राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है। फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जैसे स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, यहाँ विवेकाधीन शक्तियां विवादों का मुख्य कारण भी बनती है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है? विवेकाधीन का, जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उस समय अगर मुख्यमंत्री को बहुमत नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है? बहुमत नहीं मिलती है और वह मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्ति नहीं ले सकता, तो फिर क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल के उस विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ये सिफारिश करता है कि आप उस मुख्यमंत्री, आपको जो अच्छा लगे या आपके जो विवेक काम करे, आप उनको क्या दे सकते हो? मत दे सकते हो, ताकि वो व्यक्ति क्या बन सके? राज्य मुख्यमंत्री बन सके या उसकी शपथ ले सके। फिर व्यवहार में देखा गया है कि कई बार राज्यपाल पर पक्षपात के आरोप लगे, यानी जब दो व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने बहुमत नहीं मिली और राज्यपाल ने किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनकर अपने एक विशेष पक्ष वाले व्यक्ति को चुन लिया, तो कहीं न कहीं उसके पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। विशेषकर जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती है। तो उदाहरण स्वरूप से अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को ने SR बम्बई मामला 1994 में महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें शक्ति पर सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसका निष्कर्ष है कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखना आवश्यक माना गया है, ताकि संघीय व्यवस्था का संतुलन बना रहे। विद्यार्थियों, क्या बना रहे? संघीय व्यवस्था का संतुलन बना रहे। फिर आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं राज्य शासन में उसकी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी 5 यूनिट को अच्छे से कवर करने वाले हैं। शुरुआत के अंदर लघुत्तरात्मक, साथ में बड़े वाले दीर्घोत्तरात्मक और साथ में MCQ आपको इस क्लास के अंदर, महामैराथन क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। बस पेपर से पहले आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना,
चाहे आपको कभी भी टाइम मिले क्लास को देखते रहोगे, जितनी ज़्यादा आपके लिए क्लास यादगार रहेगी। और साथ साथ में आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आपके भारत की अगर पॉलिटी लग रही है तो आपके अगर ये टॉपिक्स है तो साथ साथ में थोड़े बहुत आपके इसमें काम आते रहेंगे। तो अगर बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य शासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार राज्य की वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियों में मंत्रिपरिषद का गठन और संचालन शामिल होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है तथा विभागों का वितरण भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायी सुनिश्चित करता है। और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है। वह प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करता है। जिसके अतिरिक्त वह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मुख्यमंत्री की शक्ति कई कारकों से प्रभावित होती है। यदि सरकार बहुमत में मजबूत है तो मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत सशक्त होती है, लेकिन गठबंधन सरकारों में उसे सहयोगी दलों के साथ समझौता करना पड़ता है, जिससे उसकी शक्ति सीमित हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत के अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली रही है और कई राज्यों में मुख्यमंत्री केंद्रित शासन देखने को मिलता है। निष्कर्ष अगर इसके बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य शासन का वास्तविक नेता होता है, जिसकी शक्ति लोकतांत्रिक संरचना, बहुमत की स्थिति और राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। क्या करती है? राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करती है विद्यार्थियों। फिर देखो अब साथ में आपको क्या मिल रहा है? एक QR कोड मिल रहा है, यानी ये जो आपको देखो फोटो मिल रही है कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको स्कैन कर लीजिए। तो आप स्कैन अगर चलते वीडियो के अंदर नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको ये व्हाट्सएप चैनल के लिए QR कोड मिल रहा है, यहाँ से सीधे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथ में आप जब व्हाट्सएप ओपन करें इस वीडियो को देखने के बाद तो सीधे आप व्हाट्सएप के माध्यम से QR करके आप सीधा से सीधा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको गेस्ट पेपर से जस्ट आपको 1 से 2 दिन पहले आपको सभी विषयों के वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। साथ में आपको नोट्स शॉर्ट ड्रॉप जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में वो भी दे दिए जाएंगे और क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी से आप इसको स्कैन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेज मिलती रहे। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों एवं चुनाव सुधारों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का संचालन करना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष चुनाव अत्यंत आवश्यक है और इस दृष्टि से निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन आयोग की संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है विद्यार्थियों। फिर निर्वाचन आयोग की शक्तियों के चुनाव में कार्यक्रम की घोषणा, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना इसके अंदर शामिल माना जाता है साथियों। फिर आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट जैसी तकनीकों का उपयोग कर चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया ताकि कोई प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सके, कोई प्रकार की धांधली नहीं हो सके और एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन के द्वारा करवाई गई है। फिर हालांकि कई चुनौतियां भी मजबूत होती है, यानी जैसे धनबल और बाहुबल का प्रभाव, चुनावी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज का प्रचार करना, इन समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव सुधार आवश्यक माने जाते हैं। विभिन्न समितियों जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सुधारों के लिए सुझाव दिए, जैसे चुनाव खर्च की सीमा का कड़ाई से पालन करना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंध लगाना, चाहे यानी कोई प्रकार का अपराधी, यानी जो दिनेश गोस्वामी समिति क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव खर्च ज़्यादा सीमा बढ़ाता है, चाहे वो अनगिनत चुनाव पर खर्चा करता है, तो वो कहीं न कहीं आगे चलकर जनता से चुनाव का खर्चा वसूलता है।
और आगे चलकर अगर कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों के अंदर दोषी पाया जाता है या किसी का अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सके। और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना। निष्कर्षतः निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का रक्षक है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार और सशक्तिकरण आवश्यक माना गया है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के कारणों एवं उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। क्षेत्रीयता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण वाले देश में ये प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारणों में भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक असमानताएं शामिल होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का स्तर समान नहीं है। इसके कारण पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप पूर्वोत्तर भारत जैसे कुछ दक्षिणी राज्यों में विकास के असंतुलन के कारण क्षेत्रीय आंदोलन उभर कर आए। विद्यार्थियों, साथ में भाषाई आधार पर क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है और 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन इस प्रवृत्ति का उदाहरण माना जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल भी क्षेत्रीय भावना का उपयोग अपने हितों के लिए करते हैं, जिससे ये समस्या और भी ज्यादा गहराती है। क्षेत्रीयता के आधार पर सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक रूप से ये स्थानीय संस्कृति, भाषा और पहचान को सुरक्षित करने में मदद करती है, वहीं नेगेटिव रूप से ये राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है और अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है। हाल के वर्षों में क्षेत्रीयता दलों की भूमिका बढ़ी है, जिससे केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। इससे लोकतंत्र में विविधता तो आई है, लेकिन नीति निर्माण में जटिलता भी देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, निष्कर्षतः क्षेत्रीयता को संतुलित करने दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। यदि इसे सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो ये लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है, अन्यथा ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकती है। क्या बन सकती है विद्यार्थियों? खतरा बन सकती है। फिर आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की समस्या एवं उसके समाधान का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या है जो धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करती है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है किसी विशेष धार्मिक समुदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत होती है। सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश शासन की फूट डालो राज करो जैसी नीतियों में निहित है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत ने इस प्रवृत्ति को संस्थागत रूप दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इसके अन्य कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, शिक्षा का अभाव, राजनीतिक स्वार्थ और सामाजिक आर्थिक असमानताएं शामिल होते हैं। कई बार राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। सांप्रदायिकता के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। ये सामाजिक एकता को नष्ट करती है, हिंसा और अशांति को जन्म देती है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। हर समस्या के समाधान के लिए कई उपाय आवश्यक है। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करना होता है। शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करनी होगी। इसके अतिरिक्त सरकार को कठोर कानून बनाकर सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक माना गया है। निष्कर्षतः सांप्रदायिक भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसे केवल कानूनी उपायों से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में आरक्षण नीति के उद्देश्यों एवं उसके प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आरक्षण क्या है, आरक्षण के उद्देश्य क्या है और इसके प्रभाव क्या है, इस लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर देखने वाले। तो जिसने भी अभी तक इस क्लास को नहीं किया है, तो मैं जानता हूं कि सभी इस क्लास को बहुत ज़्यादा विद्यार्थी देखने वाले हैं, यानी 20 से 25 हज़ार विद्यार्थी तो कम से कम देखने वाले हैं। लेकिन आप अगर 10 से 15% भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं कर पाते हैं, तो इससे बड़ी ये हो सकता है कि क्लास में कहीं कमी देखने को मिलती है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि सर इस क्लास को ऐसा बनाएं ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से देखें। बाकी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको 100% इस क्लास के अंदर देखने को मिले। बाकी आप अगर क्लास को लाइक नहीं कर पाते या सपोर्ट नहीं कर पाते तो आपको क्लासेस और भी देखने को मिलेगी या और भी देखने को चाहेगी। तो मैं यही चाहता हूँ अगर आप सपोर्ट करेंगे, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के लिए क्लासेज लगाते रहेंगे। तो भारतीय संविधान में आरक्षण नीति सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की कमजोर और पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, एससी,
अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करना है। आरक्षण नीति का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15(4), 16(4) एवं 46 में निहित है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। मंडल आयोग 1990 की सिफारिशों के बाद ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, जिससे कुल आरक्षण सीमा 49.5% तक पहुंच गई थी। फिर आरक्षण के सकारात्मक प्रभावों में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी में और भी ज्यादा वृद्धि शामिल होती है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनका सामाजिक स्तर और भी ज्यादा ऊंचा उठा है। हालांकि इसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से योग्यता, मेरिट प्रभावित होती है। इसके अलावा ये नीति कभी कभी जातिवाद को और मजबूत करती है तथा समाज में विभाजन उत्पन्न करती है। आधुनिक समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस 10% को भी लागू किया गया, जो आरक्षण नीति में एक नया आयाम जोड़ता है। यानी जो 10% आरक्षण है वो सवर्णों को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो आते हैं इसके अंदर, चाहे वो जनरल वर्ग के अंदर आते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण लागू किया गया। निष्कर्षतः आरक्षण नीति सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे संतुलित और समय समय पर संशोधित करना आवश्यक है, ताकि ये समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय संगत और प्रभावी बनी रहे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें। और इस क्लास के लिए अब हम बात करने वाले हैं, अब पार्ट फर्स्ट खत्म होने के बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तरों की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से, आपके लिए 30 सेकंड का समय, जल्दी से, जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। फिर विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर आप तो क्लास में लाइक का बार बार बोलते हैं, हम इरिटेट होते हैं, या आप सर कमेंट का बोलते रहते हो। तो मेरा काम बोलने का है, क्योंकि आपको क्लासेस तो दे रहा हूँ साथ में, लेकिन आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने पिछले सेमेस्टरों के अंदर देखा है कि आप सपोर्ट करना नहीं चाहते, तब मुझे बार बार बोलना पड़ता है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे भाग 2 की, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के संवैधानिक विकास का विश्लेषण करते हुए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों की विशेषताओं तथा उसके प्रभावों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये विद्यार्थियों। तो जल्दी से इस विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान क्रमिक सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के दबाव का परिणाम माना जाता है। विशेष रूप से 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे, जिन्होंने भारतीय प्रशासन, प्रतिनिधित्व और स्वशासन की दिशा को आकार दिया। और इन अधिनियमों का अध्ययन न केवल उसकी विशेषताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके दूरगामी प्रभावों और सीमाओं को भी समझना भी आवश्यक माना गया है। सबसे पहले बात करेंगे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। विद्यार्थियों, अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता आती है कि 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। यानी पहला पॉइंट इसके अंदर है विधायी परिषदों का विस्तार होना, यानी केंद्र और प्रांतों में परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करना, पहली बार चुनाव प्रणाली लागू की गई, हालांकि ये सीमित और अप्रत्यक्ष थी। तीसरा है अलग निर्वाचक मंडल, तो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। चौथा, कार्यपालिका में भारतीयों की भागीदारी, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, जैसे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की गई थी। फिर अगर बात करें प्रभाव और समालोचना की, तो इस अधिनियम ने भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी दी, जिससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। अलग निर्वाचक मंडल में हिंदू मुस्लिम विभाजन को संस्थागत रूप दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों के हाथ में थी। फिर समालोचना दृष्टि से देखा जाए तो यह अधिनियम सुधार से अधिक विभाजन की नीति का उपकरण था, जिसने भविष्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया था। विद्यार्थियों, फिर 2 नंबर पॉइंट आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्या आता है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें तो 1919 का अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया और इसे भारतीय स्वशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। इसकी पहली विशेषता है द्वैध शासन की स्थापना करना। क्या करना? द्वैध शासन की स्थापना करना, यानी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित विषय, जिसके अंदर पुलिस, न्याय, यानी जो गवर्नर के नियंत्रण में रहते थे। दूसरा स्थानांतरित विषय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भारतीय मंत्रियों का अधीन थे। और दूसरा था
विधायकों का विस्तार यानी केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत करना। क्या करना? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत करना। तीसरी विशेषता आती है मताधिकार का सीमित विस्तार यानी शिक्षा, संपत्ति आदि के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया। चौथा, भारत सचिव की शक्तियों में कमी आना यानी कुछ हद तक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया गया। अगर हम इसके प्रभाव और समालोचना की बात करें तो इस अधिनियम ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, लेकिन सत्ता का वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिशों के पास में रहा था। द्वैध शासन असफल रहा। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच टकराव से प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुई। इस अधिनियम से असंतोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन 1920 शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं हम सीधे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 भारत सरकार का अधिनियम, इसकी विशेषताओं की बात करें विद्यार्थियों तो 1935 का अधिनियम सबसे व्यापक और विस्तृत माना जाता है, जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर संघीय ढांचे की परिकल्पना करना। क्या करना? संघीय ढांचे की परिकल्पना करना। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हो। दूसरा पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता यानी द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता दी। दूसरा, मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है संघीय न्यायालय की स्थापना करना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा पॉइंट क्या है? विधानमंडल का विस्तार करना। विद्यार्थियों, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, मताधिकार का विस्तार करना। लगभग 10% आबादी को मताधिकार मिला था। अगर इसके 6 पॉइंट की बात करें यानी इसके प्रभाव और समालोचना की बात करें तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के लिए आधार तैयार किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई, जिसे प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था? प्रशासनिक अधिनियम प्राप्त हो गया था विद्यार्थियों। नेक्स्ट, संघीय योजना असफल रही थी। देशी रियासतों के सहयोग के अभाव में लागू नहीं हो सकी। गवर्नर को अत्यधिक शक्तियां दी गई, जिससे लोकतंत्र सीमित रहा था। समालोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह अधिनियम व्यापक होते हुए भी औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त नहीं था। हम इसके फिर सारणी के माध्यम से देखें तो भी अधिनियम 1909 का इसकी प्रमुख विशेषता अलग निर्वाचन है, जबकि इसका प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक जागरूकता है। प्रमुख कमी थी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इसमें क्या मिला? सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। 1919 में द्वैध शासन, प्रशासनिक भागीदारी मुख्य प्रभाव और कमी थी इसका असफल व्यवस्था। 1935 में क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता, संवैधानिक आधार मुख्य प्रभाव था इसका, और कमी थी इसकी गवर्नर की शक्तियां अधिक होना। क्या होना? गवर्नर की शक्तियां अधिक होना। विद्यार्थियों, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा क्रमिक, सीमित और ब्रिटिश हितों से प्रेरित थी। 1909, 1935 के अधिनियमों ने भारतीयों को धीरे धीरे शासन में भागीदारी का अवसर दिया, लेकिन वास्तविक सत्ता लंबे समय तक ब्रिटिशों के हाथ में रही थी। फिर भी इन अधिनियमों का महत्व इस बात में निहित है कि इन्होंने भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए आधार तैयार किया। विशेष रूप से 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि अधिनियम स्वशासन की ओर कदम तो थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष के बिना संभव नहीं होती है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए संविधान सभा की संरचना और मुख्य महसों और चुनौतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का निर्माण आधुनिक भारत के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय माना जाता है। ये प्रक्रिया न केवल एक कानूनी दस्तावेज के निर्माण तक सीमित थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भी अग्रसर थी जो विविधताओं के बीच एकता को स्थापित कर सके। संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक कार्य को गहन विचार, विमर्श, बहसों और चुनौतियों के लिए पूरा किया था। क्या किया था? चुनौतियों के लिए पूरा किया था। सबसे पहले बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, क्या है संविधान निर्माण की प्रक्रिया? भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ 1946 में संविधान सभा के गठन के साथ हुआ। इसका विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनाया था। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। विद्यार्थियों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से की थी, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक चली। इसी दौरान संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए और कुल 166 दिनों तक बैठकों का आयोजन किया था।
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति ने विभिन्न स्रोतों में जैसे ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश और कनाडाई संविधानों से प्रेरणा लेकर एक समग्र संविधान का प्रारूप तैयार किया था। फिर संविधान सभा के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप को प्रकाशित किया और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। लगभग 7000 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसमें कई को स्वीकार किया गया और कई को रोक दिया गया था। संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान पर गहन चर्चा हुई, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान लोकतांत्रिक, न्याय संगत और समावेशी होना चाहिए। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यहाँ विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि अपना भारतीय जो संविधान है उसको अपने कब गए थे। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि लागू तो होता है अपने 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिस दिन अपने क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान अपने कब गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए आत्म परीक्षा कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन अपने क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। विद्यार्थियों क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं, जिसे लोकतंत्र गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, विचारधाराओं का समावेश किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट आपके लिए कि संविधान सभा की संरचना, यानी संविधान सभा की संरचना विविधता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित थी। प्रारंभ में इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से माने जाते हैं। क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान के अलग हो जाने से सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, क्योंकि बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। इनमें विभिन्न वर्गों, धर्मों, समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियां आदि इसके अंदर देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, साथ में महिलाओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सब इसके अंदर शामिल थी। फिर विद्यार्थियों, संविधान सभा में प्रमुख नेता और विचारक शामिल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता के आधार पर संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति आदि। इन समितियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन और सिफारिशें प्रस्तुत की थी। विद्यार्थियों, फिर अगर बात करें संरचना की दृष्टि से, तो संविधान सभा एक लोकतांत्रिक और समावेशी संस्था थी, जिसने भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित संविधान तैयार किया था। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव का अभाव होना, कुछ वर्गों का सीमित प्रतिनिधित्व इसके अंदर देखा जा सकता है। तीसरी पॉइंट क्या है इसके अंदर कि संविधान सभा की प्रमुख बहस है, यानी संविधान सभा में विद्यार्थियों कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिन्होंने भारतीय संविधान के स्वरूप को निर्धारित किया। सबसे प्रमुख बहसों में से एक संघीय बनाम एकात्मक शासन प्रणाली की बहस थी। कुछ सदस्य मजबूत केंद्र के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्षधर माने जाते हैं। अंततः एक संघीय ढांचे को अपनाया गया, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बहस मौलिक अधिकारों को लेकर हुई थी। संविधान सभा ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए विस्तृत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, लेकिन साथ ही उचित प्रतिबंध भी लगाए गए ताकि राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रह सके। फिर धर्मनिरपेक्षता भी एक महत्वपूर्ण विषय था। यह सुनिश्चित किया गया कि राज्यसभा धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और किसी एक धर्म को विशेष दर्जा न दे। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा को लेकर भी तीखी बहस हुई थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में भी रखा गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका पर व्यापक चर्चा हुई थी और ये सुनिश्चित किया गया कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, वह संविधान की रक्षा करे। इन बहसों ने संविधान को संतुलित व्यवहारिक बनाया। हालांकि कई बार मतभेद भी उत्पन्न हुए, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकाला गया था। चौथा पॉइंट आपके लिए संविधान निर्माण की चुनौतियां। क्या पॉइंट है? संविधान निर्माण की चुनौतियां। विद्यार्थियों, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया गंभीर चुनौतियों में से घिरी हुई थी। सबसे बड़ी चुनौती थी देश का विभाजन। क्या था? देश का विभाजन, जिसने सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ, जिससे संविधान सभा के कार्य पर भी प्रभाव पड़ा। दूसरी चुनौती थी भारत की विविधता, यानी भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां
और विद्यार्थियां थी जिन्हें एकजुट करना एक कठिन कार्य था। संविधान निर्माताओं को ऐसा ढांचा तैयार करना था जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा कर सके। आर्थिक और सामाजिक असमानता भी एक बड़ी समस्या थी। देश में गरीबी, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव व्यापक हुए थे। संविधान में सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। विद्यार्थियों, ये स्रोत आपको पता होना चाहिए कि तीनों स्रोत कहाँ से लिए गए। कक्षा 12 की अपनी राजनीति की बुक चलती है जिसके अंदर आपको पहले पाठ के अंदर ये तीनों लाइन यहाँ से देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों चुनौतियां क्यों थी, यानी देश के निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख चुनौती तीन मैंने आपको बताई है अभी जस्ट। फिर विद्यार्थियों, इसके अलावा रियासतों का एकीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव हो सका था। उसके अलावा अनुभव भी एक चुनौती थी, क्योंकि भारत में सबसे पहले कभी इस प्रकार का लोकतांत्रिक संविधान नहीं बनाया गया था। इसके बावजूद संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक उपयुक्त मॉडल तैयार किया। इन सभी चुनौतियों के बावजूद संविधान सभा ने धैर्य, दूरदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव माना जाता है। फिर विद्यार्थियों, इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जो गहन विचार विमर्श, बहसों और संघर्षों का परिणाम मानी जाती है। संविधान सभा ने विविधताओं से भरे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित है। यह न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मार्गदर्शक भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्वों की व्याख्या करते हुए उसके दार्शनिक आधार एवं समकालीन महत्व का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। ये संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करती है तथा ये बताती है कि संविधान किस दिशा में राष्ट्र को ले जा चाहता है। प्रस्तावना न केवल एक परिचयात्मक व्यक्तित्व है बल्कि ये संविधान के दार्शनिक आधार और मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना के तत्वों की व्याख्या। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हम भारत के लोग। ये वाक्य प्रस्तावना का मुख्य आधार है जो ये स्पष्ट करता है कि संविधान की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। इसका अर्थ क्या है कि भारत का संविधान किसी राजा, शासक या विदेशी सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वयं जनता द्वारा बनाया गया है। ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों को दर्शाता है जिसके माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और उसकी वैधता जनता की स्वीकृति पर आधारित है। ये लोकतंत्र के मूल विचार को सुदृढ़ बनाता है और नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वे शासन में भाग ले। दूसरा शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? तो विद्यार्थियों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र है और वह न किसी बाहरी शक्ति के अधीन है और न ही किसी देश की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्वतंत्रता को दर्शाता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करता है। ये तत्व भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तीसरा, समाजवादी। तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समाजवादी समानता को बढ़ावा देना है। ये सुनिश्चित करता है कि देश में संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो और अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। संभाववाद का भारतीय स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। विद्यार्थियों, अगला पॉइंट क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति क्या होगा? सम्मान व्यवहार करेगा। वो न किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये भारत जैसे बहुधार्मिक देश में सामाजिक सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगला शब्द क्या है विद्यार्थियों? अगला शब्द है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि इसको डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलता है। यानी इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं तो जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाती है। तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपनाया गया है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और ये नागरिकों को राजनीतिक समानता, मतदान का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
प्रदान करती है। नेक्स्ट शब्द आता है आपके लिए गणराज्य। क्या है गणराज्य? रिपब्लिक। तो गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ये समानता और अवसर के सिद्धांत को बढ़ावा देता है जहाँ कोई भी योग्य व्यक्ति उच्च पद पर प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत होता है, राष्ट्रपति बन गया तो उसके पीछे भी राष्ट्रपति उसका बेटा बनेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता है, जनता में से कई नेता निकलता है और कई आगे चलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए तक बनते हैं विद्यार्थियों। फिर आपके लिए अगला पॉइंट आता है आपके लिए न्याय। क्या आता है? न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो विद्यार्थियों प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। अगर चौथे शब्द की बात करें, अगला शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र की आधारशिला भी मानी जाती है। फिर आपके लिए अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है इक्वलिटी यानी समानता। तो समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता और समान अवसर। यह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, यानी ये नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रस्तावना का दार्शनिक आधार। तो प्रस्तावना का दार्शनिक आधार क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक आधार विभिन्न विचारधाराओं और ऐतिहासिक स्रोतों से प्रेरित है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव यानी प्रस्तावना पर उदारवाद, समाजवाद और लोकतंत्र का गहरा प्रभाव है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अमेरिकी संविधान से वी द पीपल की अवधारणा ली गई। अगला पॉइंट है भारतीय परंपरा और संस्कृति। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात करें तो भारतीय दर्शन जैसे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभौमतु सुखिनः प्रस्तावना के मूल में निहित होता है। ये विचार समावेशिता, सहिष्णुता और मानवता को बढ़ावा देता है। अगले पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव यानी विद्यार्थियों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित विचारधाराएं जैसे गांधी जी का अहिंसा आंदोलन, सत्य का सिद्धांत, नेहरू का समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अम्बेडकर का सामाजिक न्याय प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत। तो आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत के अंदर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रस्तावना में आधुनिक संवैधानिक मूल्यों जैसे मानवाधिकार, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ और न्यायिक स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना का समकालीन महत्व यानी संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक कौन कौन शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक तो प्रस्तावना न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने में दिशा प्रदान करती है। क्या करती है? व्याख्या करने में विद्यार्थियों दिशा प्रदान करती है। फिर आपको राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण भी करना है, यानी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रस्तावना के मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुत्व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक न्याय की दिशा प्रदान की गई, यानी आज भी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं मौजूद है। प्रस्तावना के समाजवादी और न्याय संबंधी आदर्श इन समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र की मजबूती। तो लोकतंत्र की मजबूती कैसे? यानी जो प्रस्तावना लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाती है और नागरिकों को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। अगला पॉइंट है न्यायिक सक्रियता और अधिकारों की रक्षा करना, यानी न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में प्रस्तावना का उपयोग करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा मानी जाती है। विद्यार्थियों क्या मानी जाती है? मूल संरचना का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा उसके महत्व, सीमाओं और न्यायिक संरक्षण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास और भारतीय और संविधान स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मूल अधिकार न केवल व्यक्ति को राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से बचाते हैं बल्कि न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्णय में भी सहायक साबित होते हैं। क्या होते हैं? सहायक साबित होते हैं। विद्यार्थियों पहला पॉइंट है मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन। तो सबसे पहला मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। यानी समानता का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की बात करता है।
जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत जैसी जो गंभीर बीमारी है उसको दूर करने का प्रयास करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों की उपसमाप्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर कहीं को उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है वो ले सकता है, वरना अपनी इच्छा से उपाधि नहीं लगा सकता। यह अधिकार सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार है और भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फिर अगला आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक ये अधिकार नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और भाषण, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे न्यायपालिका ने समय के साथ विस्तृत किया है, जैसे गोपनीयता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता की कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव नहीं हो सकी है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। यानी ये अधिकार मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसे शोषणकारी कार्यों को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। ये अधिकार मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की रक्षा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक है वो स्वतंत्रता का अधिकार अगला अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यानी यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रसार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य सभी धर्मों के प्रति क्या है? समान व्यवहार करता है। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ बनाता है और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अगला है जो 5 नंबर है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। यानी यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं? शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में सहायक साबित होती है। अगला आपके लिए छठा मौलिक अधिकार जो महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यानी ये संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके तहत नागरिक अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय की विभिन्न प्रकार की रिट जैसे हेबियस कॉर्पस, मेडमस, सर्टियोरारी, जिसके अंदर रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिच्छेद है, इसी प्रकार की जो रिटें लगती है 5 प्रकार की वो लगा सकता है। यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट आपके लिए मूल अधिकारों का महत्व है। यानी हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? तो मूल अधिकारों का महत्व बहुआयामी है। यह न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग रक्षा करना। यानी नागरिकों को मनमानी, गिरफ्तारी, भेदभाव, शोषण के बचाते हैं। लोकतंत्र की मजबूती, दूसरा पॉइंट क्या है? लोकतंत्र की मजबूती होती है इससे, यानी अभिव्यक्ति और भागीदारी की स्वतंत्रता लोकतंत्र को जीवित बनाती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी समानता और शोषण विरुद्ध अधिकार सामाजिक असमानता को कम करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? मानव गरिमा की रक्षा करना, यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। अगला 5 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यानी धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांत समाज में एकता बनाए रखते हैं। फिर अगला पॉइंट है मूल अधिकारों की सीमाएं। तो बात करें सीमाओं की, पहला है युक्ति संगत प्रतिबंध, यानी अनुच्छेद 19 के तहत राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता आदि के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा है आपातकाल में अधिकारों का निलंबन, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी जब राष्ट्रपति कोई आपातकाल घोषित करे, चाहे अनुच्छेद 352 है, 356 है या 360 है, किसी प्रकार का आपातकाल है, उसके दौरान क्या होता है? अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। विद्यार्थियों तीसरा पॉइंट है सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत अधिकार, यानी कई बार समाज के व्यापक हित के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर नियंत्रण आवश्यक माना गया है। अगला पॉइंट क्या है? कानूनी और प्रशासनिक सीमाएं, यानी अधिकारों के प्रयोग के लिए कुछ प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण माना गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये सीमाएं आवश्यक है, लेकिन कभी कभी इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। विद्यार्थियों नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है न्यायिक संरक्षण,
जुडिकल प्रोटेक्शन क्या है? तो भारतीय न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक मानी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायालय किसी भी ऐसे अधिकार को निरस्त कर सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। दूसरा, रिट प्रणाली क्या है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं। मैंने बताया आपको 5 प्रकार की, चाहे परमादेश है, अधिकार पर्चा है, या कोई प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उस प्रकार से 5 रिट होती है। तीसरा पॉइंट है जनहित याचिका अपील। तो जनहित याचिका ने जनहित याचिका के माध्यम से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। अगला पॉइंट है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के अंदर न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार को व्यापक बनाया, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए आलोचनात्मक विश्लेषण विद्यार्थियों। तो मूल अधिकारों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन कुछ कमियां भी है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण भी सभी नागरिक इन अधिकारों का समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते, और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन आवश्यक है, जो हमेशा नहीं दिखता। न्यायपालिका तक पहुंच महंगी और जटिल होने के कारण गरीब वर्ग को कठिनाई होती है। फिर भी न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और संवैधानिक संसाधनों ने इन कमियों को काफी हद तक दूर किया है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए तथा उनके बीच उत्पन्न संघर्ष एवं समन्वय की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पीडीएफ में पढ़ लेना, क्योंकि लगभग विद्यार्थियों ने पीडीएफ ले रखी है, और बाकी जिन्होंने भी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो आप जल्दी से अभी जस्ट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको नंबर मिलेंगे, वहाँ से आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप इस जानकारी को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर किया करें। ध्यान रखें, पीडीएफ नोट्स फ्री नहीं है, आपके लिए शुल्क रखा गया निर्धारित, जिसके माध्यम से आपको वहां से उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में, आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हैं विद्यार्थियों। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उसकी लचीलापन एवं कठोरता का मूल्यांकन कीजिए तथा संघीय व्यवस्था की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने की व्यवस्था भी उसमें स्वयं निहित है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समाज स्थिर नहीं होता, इसलिए संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन होना चाहिए। इसी उद्देश्य से संविधान में कठोर संशोधन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। ये प्रक्रिया न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीली, बल्कि दोनों का संतुलित रूप है। साथ ही भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था भी इसी संशोधन को दर्शाती है, संतुलन को दर्शाती है, जिससे एक मजबूत केंद्र के साथ राज्य को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। दोबारा ध्यान देना, संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? 368, 368। इसके अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता मानी जाती है, अर्थात उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी आवश्यक होता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। पहला पॉइंट है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। पहला पॉइंट क्या है? साधारण बहुमत द्वारा, यानी कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, संसद की कार्यप्रणाली आदि साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया सामान्यतः विधेयक के समान होती है। अगला पॉइंट है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यानी अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति। विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति यानी संघीय ढांचे से संबंधित विषयों जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायपालिका, राज्य संघ संबंध आदि के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वे संविधान का हिस्सा बन जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति से वापस नहीं भेज सकता। अगला पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन की लचीलापन एवं कठोरता कैसे? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन और कठोरता दोनों के गुण विद्यमान है।
पहला पॉइंट है लचीलापन। कैसे? तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जिससे संविधान को समय अनुसार बदलना आसान होता है। संसद को व्यापक संशोधन शक्ति दी गई है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं जो इसकी लचीली प्रकृति को दर्शाते हैं। फिर ये लचीलापन संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट क्या इसके अंदर? दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थियों कठोरता, यानी महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जिससे संशोधन प्रक्रिया कठिन हो जाती है। मूल संरचना सिद्धांत की बात करें तो इसके तहत संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायपालिका द्वारा संशोधनों की समीक्षा भी संभव होती है। ये कठोरता संविधान की स्थिरता और मूल राज्यों की रक्षा करती है विद्यार्थियों। फिर इसके संतुलन का महत्व कैसे? तो भारतीय संविधान न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला। इससे ब्रिटेन का संविधान देखने को मिलता है। अत्यधिक कठोर है तो अमेरिका का हो गया, अत्यधिक लचीला है तो ब्रिटेन का हो गया। ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति की बात करें तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें एक मजबूत केंद्र की विशेषता भी है, इसलिए इसे संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव भी कहा जाता है। संघीय विशेषता कौन कौन सी है? एक तो संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन है, चाहे संघ सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, चाहे संवर्धित सूची हो। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित और कठोर संविधान भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर एकात्म झुकाव कैसे? तो आपातकाल के दौरान केंद्र को अत्यधिक शक्तियां मिल जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। एक ही संविधान और न्यायपालिका संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित का आधार बनाती है। ये विशेषताएं केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है। फिर अगला पॉइंट है संघीय व्यवस्था का विश्लेषण करना। तो संघीय व्यवस्था का विश्लेषण की अगर बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था का रूप व्यवहारिक और अनुकूलशील है। मजबूत केंद्र की आवश्यकता है, यानी भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय विभाजन, भाषाई अविविधता और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण यह आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय संघीय कार्यपालिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों का संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। इसमें कार्यपालिका का संचालन संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक निर्धारित है और इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, उत्तरदायित्व और संतुलन बनाए रखना माना जाता है। संघीय कार्यपालिका की संरचना का विश्लेषण अगर बात करें तो इसके अंदर देखते हैं आप कि भारतीय संघीय कार्यपालिका 4 मुख्य घटकों से मिलकर बनी है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद। यानी ये संरचना ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसके अनुकूलित किया गया है। फिर बात करें राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसके नाम पर संपूर्ण शासन चलता है। हालांकि वह सीधे शासन नहीं करता, बल्कि उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। उपराष्ट्रपति मुख्यतः राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उसके कार्य करता है। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री इस संरचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वही वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह चयन लोकसभा में बहुमत के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जो उसका नेतृत्व करता है। विद्यार्थियों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है और इस प्रकार संघीय कार्यपालिका की संरचना में औपचारिक और वास्तविक शक्ति का संतुलन देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए कि संघीय कार्यपालिका कार्यों की व्यापक भूमिका, यानी संघीय कार्यपालिका के कार्य अत्यंत व्यापक है और ये शासन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। विधायी कार्यों में कार्यपालिका संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और विधेयकों को स्वीकृति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त जब संसद सत्र में नहीं होती तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कार्यपालिका के पास मौजूद होती है, जो तत्काल कानून बनाने का साधन माना जाता है। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत बजट का निर्माण, प्रस्तुतिकरण शामिल है। यद्यपि इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन ये कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। विद्यार्थियों,
फिर न्यायिक कार्यों में नियुक्तियां और दंड में राहत लाने की शक्तियां शामिल होती है, जो न्यायिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह देश की सुरक्षा स्थिरता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका कार्यपालिका शासन की धुरी के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक स्वरूप की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इसका प्रयोग मुख्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति की सरकारी कार्य शक्तियों में प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है, जिससे प्रशासनिक ढांचा संचालित होता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, विधेयकों को स्वीकृति देता है और आवश्यक होने पर अध्यादेश जारी भी करता है। यह विधायी प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, जिसको भी पीडीएफ लेनी है यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले विद्यार्थी मैसेज नहीं करें। विद्यार्थियों, फिर वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता जा सकता, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति समाधान, दंड में कमी या स्थगन कर सकता है, जो मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक अधिकार देती है, और लेकिन इनका प्रयोग भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां व्यापक होते हुए भी व्यवहारिक रूप से सीमित होती है। अगली पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की शक्तियां और केंद्रीय भूमिका। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का वास्तविक केंद्र बिंदु होता है। वह न केवल मंत्रिपरिषद का नेता होता है, बल्कि सरकार की नीतियों और निर्णयों का मुख्य निर्धारक भी माना जाता है। फिर प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का वितरण और उनके कार्यों का समन्वय करता है। इससे प्रशासन में एकता और दक्षता बनी रहती है। वह संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और विधायी कार्यों को संचालित करता है। नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विदेश मंत्री, आर्थिक नीति और आंतरिक प्रशासन सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित होते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को अधिक सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी देता है और उसकी सलाह के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियां उसे शासन का वास्तविक प्रमुख बनाती है और उसकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली होती है। विद्यार्थियों, जिनको भी पीडीएफ लेनी है या मान लो गेस्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ये देखो आपके लिए मैंने स्कैनर लगा रखा है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संसद की संरचना, शक्तियों एवं कार्य प्रणालियों का विस्तृत वर्णन कीजिए और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है, जो लोकतांत्रिक शासन की केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है। ये न केवल कानून निर्माण का कार्य करती है, बल्कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने, वित्तीय मामलों का संचालन करने और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी निभाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसकी संरचना, शक्तियों और कार्य प्रणाली मिलकर भारतीय लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संसद की संरचना क्या है। पहला पॉइंट, भारतीय संसद की संरचना की बात करें तो विद्यार्थियों, इसके अंदर एक तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संसद की संरचना द्विसदनीय है, जिसमें 2 सदन है, एक लोकसभा जो कि निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। साथ ही राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग माना जाता है। फिर बात करें अगर राष्ट्रपति की भूमिका, तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति संसद का औपचारिक भाग होता है। संसद का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, स्थगित करता है और आवश्यक होने पर संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक माना जाता है। फिर बात करते हैं लोकसभा की। हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सरकार इसके प्रति उत्तरदायी होती है। धन विधेयक केवल यही प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री इसी सदन में आता है। विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट है कि लोकसभा सदन का सबसे शक्तिशाली अंग है। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा
को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इससे 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है संसद की शक्तियां। तो संसद की शक्तियों की बात करें तो भारतीय संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है जो इसे शासन का केंद्रीय स्तंभ बनाती है। सबसे पहला पॉइंट है कि विधायी शक्तियां। तो संसद का मुख्य प्रमुख कार्य कानून बनाना है। वे संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। सामान्यतः विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून बनते हैं। विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। जैसे बात करें तो राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव होना, आपातकाल के दौरान या इससे संसद की विधायी शक्ति का विस्तार स्पष्ट होता है। अगला पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला पॉइंट क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। विद्यार्थियों, तो संसद कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव इसके अंदर शामिल होते हैं। इन माध्यमों से संसद सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करती है और इससे लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। फिर अगला पॉइंट है वित्तीय शक्तियां। बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। तो संसद देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करती है। बजट का अनुमोदन हो, कराधान हो, सरकारी व्यय की स्वीकृति हो, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर अगला पॉइंट है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये शक्ति उसे संविधान के विकास और परिवर्तन के लिए सक्षम बनाती है। अगला पॉइंट क्या है? न्यायिक और निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसके अलावा वे चुनाव से संबंधित कानून भी बना सकती है। अगला पॉइंट है संसद की कार्यप्रणाली। संसद की कार्यप्रणाली। तो संसद की कार्यप्रणाली एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित होती है जिससे विधायी कार्य सुचारू रूप से हो सके। सत्र की बात करें तो संसद के वर्ष में 3 सत्र शामिल होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। इन सत्रों में विधायी और अन्य कार्य किए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। तो बात करें अगर विधेयक पारित करने की प्रक्रिया की तो इसके अंदर 3 चरणों से गुजरता है। प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। विद्यार्थियों, तो संसद के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई है जैसे लोक लेखा समिति, अनुदान समिति। ये समितियां विधेयकों और प्रशासनिक कार्यों की गहराई से जांच करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहस और चर्चा। तो बहस और चर्चा की बात करें तो संसद में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बहस होती है। ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां विभिन्न दृष्टिकोण सामने देखने को मिलते हैं। संसद की प्रभावशीलता का मूल्यांकन अगर हम इसके करें तो भारतीय संसद की प्रभावशीलता का मूल्यांकन उसके कार्यों, प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है। अगर बात करें सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव कौन सा है तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है और कानून निर्माण की प्रभावी प्रक्रिया भी अपनाती है। फिर इसके साथ साथ इसकी सीमाएं और चुनौतियों की बात करें तो कार्रवाई में बाधाएं, हंगामा, स्थगन, बहस की गुणवत्ता में गिरावट, कार्यपालिका का बढ़ता प्रभाव, ये समस्याएं संसद की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। सुधार की आवश्यकता क्या है? कार्रवाई में अनुशासन, समितियों की भूमिका को मजबूत बनाना, सांसदों की सक्रिय भागीदारी इसके अंदर बढ़ाना शामिल होता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की संरचना, शक्तियों एवं न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका का विश्लेषण करते हुए उसकी स्वतंत्रता का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको आप देख लेना कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही हो गई थी। तो छोटा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अपने 28 जनवरी 1950 को हो गई थी। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 में मिलता है और ये भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी मानी जाती है। विद्यार्थियों, संरचना की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी जिसे समय समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान में अधिकतम संख्या 34 हो गई है। CJI सहित हो गई है। ठीक है, अगर इसकी नियुक्ति की प्रक्रियाओं की बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस की तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली लागू है। कॉलेजियम में CJI की और वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना आवश्यक। इसके अंदर कम से कम 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की गई हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होती है।
कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, वे इस्तीफा दे सकते हैं या महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है पद से हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें यानी रिमूवल प्रोसेस क्या है इसकी, तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। ये प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत बनाती है। वेतन एवं भत्तों की बात करें, सैलरी और अलाउंस क्या क्या इसके अंदर है, तो न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद निधि से दिया जाता है। सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्यालय इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, फिर राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य स्थानों पर पीठ बैठ सकती है। पीठ की बात करें तो सामान्यतः 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ मानी जाती है विद्यार्थियों। फिर अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र सचिवालय, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना स्वतंत्र प्रशासनिक तंत्र होता है। ये कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है। शक्तियां होती है, मूल अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा होता है। अनुच्छेद 121-31 के तहत ये शक्ति प्राप्त है विद्यार्थियों। अपीलीय अधिकार क्षेत्र की बात करें, अपीलीय अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। ये दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में लागू होता है। विशेष अनुमति याचिका SLP क्या है, तो अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता है। ये एक अत्यंत व्यापक शक्ति मानी जाती है। परामर्शदात्री अधिकार क्या है, तो राष्ट्रपति किसी कानून प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देता है जो बाध्यकारी नहीं होती। रिट अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो रिट जारी करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मॉडेबस क्वो वारंटो, यानी जैसे कि अधिकार पर्चा हो गई, या आपको मैंने बताया था कि अधिकार पर्चा है, परामर्श है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस प्रकार की जो रिट होती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो कानून और न्यायपालिका के निर्णयों की वैधता की जांच करता है। अवैधानिक असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें निरस्त भी कर सकता है विद्यार्थियों। फिर अभिलेख न्यायालय, तो इसके निर्णय स्थायी रिकॉर्ड होते हैं और अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट आपके लिए पूर्ण न्याय करने की शक्ति, तो इसके अंदर आपको अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश दे सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका अर्थ है कि न्याय पुनरावलोकन अर्थ है न्यायालय द्वारा कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। ये संविधान की सुरक्षितता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसका आधार है संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 13, 32, 226, 136 आदि में इसका आधार शामिल होता है विद्यार्थियों। एक प्रश्न आपके लिए यह है कि राज्यपाल के पद, शक्तियों एवं विवादों का विश्लेषण करते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था में उसकी भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी रहने वाला है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से पीटी पे पढ़ लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, ये देखिए। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करते हुए राज्य शासन में उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन स्किप इसलिए करवा रहा हूँ, देखो आपको मैंने बता दिया कि पीटी पे वो नाम मात्र शुल्क में मिल रही है, नंबर आपको दे रखे, उन पर आप मैसेज करें। बाकी फ्री वाले विद्यार्थी मैसेज ये नहीं करें कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ मिलेगी आपको, हर सब्जेक्ट की मिल सकती है। बाकी उसका चार्ज है, निर्धारित चार्ज किया हुआ है, जो कि आपकी मेहनत के हिसाब से हम ले रहे हैं विद्यार्थियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करनी है तो भारतीय राज्य शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय होता है। यद्यपि संविधान में राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथों में निहित होती है। इस प्रकार राज्य शासन की वास्तविक शक्ति का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद उसके नेतृत्व में कार्य करती है। उसकी शक्तियों, कार्यों और वास्तविक स्थिति का सम्यक अध्ययन कर राज्य शासन की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक साबित है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली होते हैं। वे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक नियंत्रण में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। मुख्यमंत्री का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। वे राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी करता है। इस प्रकार
पूरी मंत्रिपरिषद उसकी इच्छा अनुसार गठित होती है और उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल को उसके राज्य प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करे, राज्यपाल द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को देना तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेता है तो मुख्यमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। अगला पॉइंट है कि विधानसभा में भी मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सामान्यतः विधानसभा का नेता होता है और सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रतिपादन करता है। सरकार के विधायी कार्यक्रमों का संचालन, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण तथा उन्हें पारित करने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री पर होती है। वह सदन में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और विपक्ष के नेताओं का प्रश्न उत्तर देता है। यदि मुख्यमंत्री का सदन बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी शक्ति का आधार विधानमंडल का विश्वास होता है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री राज्य की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण करता है। वे विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय स्थापित करता है और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देता है। राज्य की योजनाओं का निर्माण करना, विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी उसकी प्रमुख भूमिका शामिल होती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर प्रभावशाली भूमिका निभाता है। अब मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है और यह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्य की नीतियों का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होता है। विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, परंतु सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, अब अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य शासन के वास्तविक संस्थापक होते हैं। संवैधानिक रूप से भले ही राज्यपाल प्रमुख हो, परंतु व्यवहारिक रूप से शासन की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथों में होती है और उसकी वास्तविक स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधानमंडल के विश्वास तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य शासन की धुरी है, जिसके बिना प्रभावी प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े आपके लिए जो आप PDF पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकता है आपको करवा रहा हूँ। कुछ त्रुटियों के कारण मैं आपको उसके अंदर नहीं पढ़ना चाह रहा, इसलिए आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं ताकि आपके अच्छे से काम आ जाए। विद्यार्थियों, बाकी आपको PDF नोट्स लेना है तो मैंने बोल दिया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या जो नंबर दे के आप उन पर मैसेज करें। PDF फ्री नहीं है, PDF नाम मात्र शुल्क में आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्यों एवं स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की संरचना। विद्यार्थियों, तो भारत का निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यही संस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों का संचालन सुनिश्चित करती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव कितने निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई, जो इसे व्यापक शक्तियां, स्वायत्तता प्रदान करता है और इसकी संरचना, कार्यों और स्वतंत्रता का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है। यह संस्था भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रमुख साधन है, किंतु बदलते समय के साथ निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता भी उतनी महत्वपूर्ण हो गई है। संरचना की बात करें इसकी, तो निर्वाचन आयोग एक बहुसदनीय व्यवस्था, संवैधानिक संस्था मानी जाती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रारंभ में ये एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन वर्तमान में इसे बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया है ताकि निर्णय अधिक संतुलित और निष्पक्ष हो सके। सभी आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल की अवधि सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो चुकी है उसके आधार पर की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है, जो उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टि से आयोग की स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे ये राजनीतिक दबाव से मुक्त हो सके। अगला इसका कार्य क्या है, तो निर्वाचन आयोग की कार्य अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है, जो चुनाव प्रक्रिया के हर चरण को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रमुख देश में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना है। आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, इसका नियमित अद्यतन करता है, जिससे प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिल सके। इसके अतिरिक्त
आयोग राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, जो भारतीय चुनाव प्रणाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। फिर निर्वाचन आयोग प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिससे चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण से संपन्न हो सके। इन चुनावों की तिथियां घोषित करता है, मतदान की प्रक्रिया का निर्धारण करता है और परिणामों की घोषणा करता है। इसके साथ ही आयोग चुनाव के खर्च की निगरानी करता है, जिससे धन बल के दुरुपयोग को रोका जा सके। आयोग को यह अधिकार भी है कि वह चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामलों में हस्तक्षेप करे, चुनाव को रद्द कर दे या पुनः मतदान का आदेश दे। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया या संपूर्ण नियंत्रक पर्यवेक्षक होते हैं। स्वतंत्रता, चुनाव निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता उसकी प्रभावशीलता की कुंजी है। संविधान ने इसे कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है, जिससे ये सरकार के प्रभाव से मुक्त रह सके और मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की कठिन प्रक्रिया उसे राजनीतिक दबाव से सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिससे सरकार उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता एवं सांप्रदायिकता का विश्लेषण करते हुए उसके समाधान सुझाइए। तो भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय एकीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि भाषा आधार शॉर्टकट क्वेश्चन वाले देख चुके हैं। सबसे पहले बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा। आतंकवाद भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा है। इससे केवल हिंसा और भय का वातावरण नहीं बनता, बल्कि समाज में असुरक्षा, अविश्वास और विभाजन को भी बढ़ावा देता है। भारत में आतंकवाद कई रूपों में देखा गया। सीमा पार आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक उग्रवाद। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों राष्ट्रीय एकता को चुनौती देती रही है। आतंकवादी संगठन युवाओं को भड़काकर उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद का राजनीतिक उपयोग भी कभी कभी देखने को मिलता है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। यह विकास कार्य को बाधित करता है और प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ाता है। विद्यार्थियों, परिणाम स्वरूप वहां के लोग मुख्य धारा से कट जाते हैं, जो एकीकरण के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम इसके समाधान की बात करें, तो आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक होता है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ाने चाहिए, ताकि युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। खुफिया तंत्र को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। भाषावाद की अगर बात करें, तो भाषावाद सांस्कृतिक विविधता का राजनीतिक रूप। भारत में भाषाई विविधता अत्यंत व्यापक है और ये एक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, जो दूसरी ओर राजनीतिक विविधता को अकारण भी मानी जाती है। भाषावाद तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी भाषा को मुख्य अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ मानते हैं और उसके आधार पर राजनीतिक मांगे उठाते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयासों के विरुद्ध दक्षिण भारत में हुए विरोध आंदोलन इसका उदाहरण माने जाते हैं। भाषावाद के कारण राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होता है और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। ये क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देता है, जो कभी कभी राष्ट्रीय पहचान से ऊपर हो जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी इस समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया। अगर हम इसके भाषावाद के समाधान की बात करें विद्यार्थियों, तो भाषावाद की समस्या का समाधान सहिष्णुता और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने में निहित है। सरकार को सभी भाषाओं के समान अधिकार की नीति अपनानी चाहिए। शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, जिससे विभिन्न भाषाओं के प्रति समझ और सम्मान विकसित हो सके। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में स्थायित्व अनुभव या भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लोगों को अपनी भाषा में शासन का अनुभव हो सके। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है? क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता की बात करें तो स्थानीय हितों का अत्यधिक प्रभाव होना। क्षेत्रीयता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठाना। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं, आर्थिक विषमताओं और विकास में असंतुलन के कारण क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। कई राज्यों में देखा गया है कि लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य या विशेष दर्जे की मांग करते हैं, जैसे तेलंगाना आंदोलन इसके अंदर शामिल होता है। विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी जो क्लास को अभी कंटिन्यू देख रहे हैं और क्लास आप कंटिन्यू देखें, चाहे अगर एक साथ आप 2 घंटे की क्लास मैराथन क्लास है आप नहीं देख पा रहे, तो आप
उसको पार्ट में पार्ट बांट कर देखिए। मैं आपके लिए 2 से 3 वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि एक वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, आप उसको अच्छे से सुन सके, आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, आप उसको अच्छे से समझ में सकते हैं, साथ में आप इसको साथ साथ में पढ़ सकते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, साथ साथ में आप रीडिंग करते रहे और क्लास को पूरा देखें। ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया, पॉइंट्स आपके उसमें समझ में कम आएंगे विद्यार्थियों। इसलिए आपके जो मैराथन क्लास लगा रहा हूँ, साथ में आपके लिए छोट जो MCQ क्लास लगा रहा हूँ, आप पूरी की पूरी क्लास देखें। साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं या आपका गांव कौन सा है, आप कॉलेज में कहाँ से क्लास देख रहे हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई करेंगे ताकि उससे हमारा और भी ज़्यादा परिवार बड़ा हो सके और विद्यार्थी आपके अग्रसन से जुड़ सके। चाहे आप सीकर के विद्यार्थी हैं, चाहे चूरू के विद्यार्थी हैं, बीकानेर के विद्यार्थी हैं, या जैसलमेर के, जोधपुर के कहीं के भी विद्यार्थी हैं, या महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है आपके, उसके अंदर जो कोई भी कॉलेज आती है, चाहे आपके MLB बागड़ी कॉलेज है नोखा की, या डूंगर कॉलेज है, या आपके जो बीकानेर के कोई भी जैन कॉलेज है, नोखा की कोई भी, या सरदार शहर की चूरू की कोई भी कॉलेज है, तो आप कमेंट करें, हमें बताएं कि सर हम इस कॉलेज में या इस गांव से हम अपने कॉलेज इस क्लास को देख रहे हैं, ताकि हमें भी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। क्योंकि ये तो 4th सेमेस्टर है, क्योंकि आपको 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में या इसके साथ साथ आपको और भी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिए हम उपलब्ध करवाते रहेंगे विद्यार्थियों। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना न भूलें, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। इसके अंदर है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता सामाजिक समरसता के लिए चुनौती है। सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर राजनीतिक और सामाजिक विभाजन। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों के साथ लोग रहते हैं, लेकिन समय समय पर सांप्रदायिक दंगे और तनाव राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। सांप्रदायिकता का उपयोग अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, जिससे समाज में विभाजन और घृणा बढ़ती जाती है। सांप्रदायिकता सामाजिक विश्वास को कमजोर करती है और विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ाती है। ये लोकतंत्र के मूल्यों, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व के विरुद्ध है। इसके कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक शांति भंग होती है विद्यार्थियों। अगर हम इसके समाधान की बात करें तो सांप्रदायिकता से निपटने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करना आवश्यक है। शिक्षा के इस माध्यम से सहिष्णुता, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को शीघ्र दंड देना चाहिए। मीडिया और राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए ताकि वे समाज में विभाजन की बजाय एकता को प्रोत्साहित कर सके। इसके अगर समग्र विश्लेषण की बात करें, निष्कर्ष की बात करें विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो केवल सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से संभव है। और आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता जैसी चुनौतियां भले ही गंभीर हो, लेकिन उचित नीतियां, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से इनका समाधान संभव हो सकता है विद्यार्थियों। भारत की एकता में विविधता की भावना ही सबसे बड़ी शक्ति है और यदि इस भावना को सुदृढ़ किया जाए तो सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान दिया जाए तो राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत हो सकती है। इस प्रकार सशक्त, समावेशी और समरस भारत का निर्माण संभव हो सकता है जहाँ विविधताओं के बावजूद एकता कायम रह सके विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आप देख लें कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करते हुए लोकतंत्र पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं अध्ययन करें, आप PDF में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके लिए इसके अंदर पूरा का पूरा दे रखा है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए समय यातना करता हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ कि देखो जैसे आप पॉइंट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जितना हो सका ना आपके लिए सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करवाए। हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आरक्षण की राजनीति का अध्ययन करते हुए उसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो भारतीय राजनीति में आरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और बहुआयामी विषय है। ये केवल एक नीति नहीं बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को दूर करने और सभी अवसर प्रदान करने का एक संवैधानिक प्रयास माना गया है। भारतीय राजनीति में सदियों से व्याप्त जातिगत असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, किंतु समय के साथ ये नीति सामाजिक न्याय के साधन के साथ साथ राजनीतिक रणनीति का भी प्रमुख उपकरण बन गई है। अतः आरक्षण की राजनीति का अध्ययन करते हुए उसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। सबसे पहले बात करेंगे
आरक्षण की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि, कंसेप्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन। तो भारतीय राज्य संविधान के निर्माताओं ने यह समझा कि समाज के कुछ ऐसे वर्ग ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़ रहे हैं जिन्हें बिना विशेष सहायता के मुख्य धारा में लाना कठिन होगा। इसलिए अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330 और 332 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य समानता के साथ न्याय, इक्विटी विथ इक्विलिटी स्थापित करना है, न कि केवल औपचारिक स्थापना माना गया। बात करें भारत में आरक्षण की वर्तमान स्थिति, तो वर्ग एक तरफ आपको आरक्षण का प्रतिशत देखा गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी है तो उनको 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और आर्थिक से रूप से कमजोर वर्ग है यानी जो अभी ईडब्ल्यूएस है स्वर्ण वर्गों को दिया गया 10% का, उसको साथ में, और कुल टोटल है 59.5%। नोट कुछ राज्यों में ये सीमा 50% से अधिक भी है, जैसे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अब बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो सामाजिक प्रभाव इसका क्या है। एक तो अपने देखते हैं पॉजिटिव अप्रोच की, तो सकारात्मक प्रभाव है सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति, यानी आरक्षण ने स्थानीय भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। जिन वर्गों को सदियों तक शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया उन्हें सब समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया था। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरियों और अन्य पिछड़ा यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में चाहे एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे सामाजिक समावेशन को बल मिला है। सामाजिक गतिशीलता, अगला दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक गतिशीलता, यानी आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों को उच्च शिक्षा और अच्छे रोजगार प्राप्त हुए, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया। इससे पीढ़ीगत परिवर्तन संभव हो सका। फिर तीसरा पॉइंट आपके लिए नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव अप्रोच क्या है, तो जातिवाद का पुनः सुदृढ़ीकरण। हालांकि आरक्षण का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना था, परंतु व्यवहार में इसने जातिगत पहचान को और भी मजबूत किया है। लोग अपनी जाति को राजनीतिक और सामाजिक लाभ के लिए उपयोग करने लगे, जिससे जातिवाद समाप्त होने की बजाय अधिक प्रबल और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसलिए जातिवाद भेदभाव होने लगा है। फिर चौथा पॉइंट है सामाजिक तनाव और विभाजन, यानी आरक्षण के कारण विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष और तनाव भी उत्पन्न हुआ। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में यह भावना विकसित हो गई कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है। फिर अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव, यानी वोट बैंक राजनीति का विकास हुआ। इससे एक तो आरक्षण भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन गया। राजनीतिक दल विभिन्न जाति समुदायों को आकर्षित करने के लिए आरक्षणों से जुड़े वादे करने लगे। इससे वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि, यानी आरक्षण के कारण संसद और विधानसभा में एससी, एसटी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। इससे अपनी आवाज को राजनीतिक मंच मिला और नीतियों में उनके हितों को शामिल किया गया। तीसरा पॉइंट है जाति आधारित दलों का उदय होना, यानी कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल जाति आधारित राजनीति पर आधारित है। ये दल अपने अपने वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जिससे राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण होता बढ़ता है। फिर चौथा पॉइंट है नीति निर्माण का प्रभाव, यानी आरक्षण की राजनीति के कारण सरकारें कई बार दीर्घकालिक विकास नीतियों के बजाय अल्पकालिक और अलोकप्रिय निर्णय लेती है ताकि चुनाव लाभ प्राप्त किया जा सके। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव, तो इसके अंदर एक तो पॉजिटिव है आर्थिक सशक्तिकरण। आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों को रोजगार के अवसर मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और गरीबी में कमी आई। इससे आर्थिक असमानता को कमजोर करने के सहायता मिलती है। दूसरा मानव संसाधन विकास, यानी शिक्षा में आरक्षण के प्रभाव कारण बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे देश में मानव संसाधन में वृद्धि हुई है। ह्यूमन रिसोर्स और भी ज्यादा उनको संसाधन मिले। तीसरा नेगेटिव अप्रोच, यानी दक्षता पर प्रश्न। कुछ आलोचकों का मानना है कि आरक्षण के कारण योग्यता की अनदेखी होती है, यानी देखिए आप देखना होगा कि जनरल कैटेगरी के अंदर अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कुछ जो योग्यता नहीं होती है फिर भी उनको आरक्षण की वजह से, कोटे की वजह से उनको क्या हो जाता है, सिलेक्शन मिल जाता है। ऐसा भी हमने देखने को मिलता है विद्यार्थियों, जिससे संस्थानों को कार्यक्रम क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि तर्क पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है, फिर भी ये महत्वपूर्ण बहस का विषय माना जाता है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की अपेक्षा आरक्षण मुख्य जाति पर आधारित होना चाहिए, जबकि कई बार
आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो सामान्यतः वर्ग में आते हैं इससे वंचित रह जाते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस समस्या को कुछ हद तक संबोधित करता है, परंतु यह अभी तक बहस का विषय माना गया है। फिर बात करते हैं आरक्षण संबंधित कुछ आंकड़ों की डाटा पॉइंट्स, यानी भारत में एससी की जनसंख्या लगभग 16 से 17% और एसटी की लगभग 8 से 9% है। फिर ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 40 से 50% के बीच है मंडल आयोग के अनुसार। फिर केंद्रीय सेवाओं में एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी पिछले दशकों में लगातार बढ़ी है। उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम में भी आरक्षित वर्गों की उपस्थिति में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? समालोचनात्मक विश्लेषण यानी क्रिटिकल इवोल्यूशन। तो आरक्षण नीति एक आवश्यक दस्तावेज सामाजिक सुधारों के रूप में शुरू हुई है, लेकिन समय के साथ ये राजनीतिक साधन भी बन गई है। इसका सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इसने सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा दिया है, परंतु नकारात्मक पक्ष ये भी है कि इसने जातिगत पहचान और राजनीतिक ध्रुवीकरण को मजबूत किया है। ये भी देखा गया है कि आरक्षण का लाभ इसी जरूरतमंदों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। क्रीमी लेयर की अवधारणा इसी समस्या को हल करने के लिए लाएगी ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में कमजोर वर्गों तक पहुंच सके। इसके सुधार के अगर सुझाव की बात करें तो विद्यार्थी इसके अंदर देखते हैं। पहला पॉइंट आता है आर्थिक आधार को प्राथमिकता। एक जो आरक्षण जातीय आधार पर दिया गया है उसको आर्थिक आधार मिले, यानी आरक्षण में आर्थिक आधार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वास्तव में जरूरतमंदों लोगों को लाभ मिल सके। दूसरा, समय समय पर समीक्षा, यानी आरक्षण नीति की नियमित समीक्षा होनी चाहिए ताकि उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके विद्यार्थियों। तीसरा है शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना, यानी केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सक्षम बनाना आवश्यक होता है। क्रीमी लेयर का विस्तार, यानी ओबीसी के साथ साथ अन्य वर्गों को भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जा सकता है। और सामाजिक समरसता की अगर बात करें तो समाज में समानता, भाईचारे, योग्यता के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, अंततः ये कहा जा सकता है कि आरक्षण भारतीय राज समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसने वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु इसके साथ साथ जिसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी सामने आए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस राजनीति आरक्षण नीति को संतुलित, पारदर्शी और न्याय संगत बनाया जाए ताकि ये अपने मूल उद्देश्य समान अवसर और सामाजिक न्याय को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। यदि उचित सुधारों के साथ साथ इसे लागू किया जाए तो ये भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और एक सशक्त बना सकता है विद्यार्थियों। तो ये थी विद्यार्थियों आपके लिए बीए 4th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान की एक महामैराथन क्लास, जिसके अंदर हमने लघु उत्तरात्मक और बड़े वाले दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चनों की सारे की चर्चा की है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर लगभग आपको 80 से 90% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आपके लिए इसी का एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम टॉप 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं या साथ में खाली स्थान वाले आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको कवर करने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि किसी विद्यार्थी के बैक नहीं लगे। क्योंकि बैक आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी के ऐसे नियम भी बना दिए गए ताकि विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। एनएफएस नाम का ऐसा कोई रूल हो सकता है, या आपको बैक के माध्यम से आगे भी क्लियर नहीं होती है, इसलिए आपको नुकसान, पैसों की आर्थिक हानि होती है आपके। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि आप क्लासेस पूरी देखा करें, आपको साथ में नोट्स मिल रहे हैं, यानी जो नाम मात्र शुल्क में अभी आपको कुछ पैसे ऐसे लग रहे हैं कि सर आप 40-50 रुपए ले रहे हैं या 100-200 रुपए आप सभी का ले रहे हैं, तो अब इससे सर हम क्यों ले रहे हैं, तो इसका देखो तैयार करने का मेहनत लगता है, आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। बाकी अगर आपके बैक आती तो आप बिना फालतू के 1000 रुपए से लगाते हैं या दोबारा भी आपको करनी पड़ सकती है, जिससे आपका साल बर्बाद होता है, आपको आर्थिक हानि होती है। इसके लिए थोड़ा नाम मात्र शुल्क लेकर अगर आपको अच्छी तैयारी मिल रही है, वैसे आपको पता है क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष देने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में हमारी क्लासेस देख चुके हैं या आपको पीडीएफ ले चुके हैं, उन विद्यार्थियों को पता है कि इस क्लासेस की कितनी वैल्यू है और आपके लिए कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है। बस मेरा निवेदन है कि आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप उन हर विद्यार्थी को ये क्लास दे ताकि कोई भी विद्यार्थी सक्षम नहीं होता है पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, तो जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी है या कोई भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है उन सबको ये क्लासेज मिले ताकि वो आगे से ज़्यादा आगे बढ़ सके और अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सके। कोई भी विद्यार्थी बैक का स्वीकार नहीं हो और उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। मेरा यही कामना है कि सभी विद्यार्थी का पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को।